आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन शादी के बारे में। हाँ, इंडियन शादी के बारे में? नहीं भाई, आज इंडियन शादी के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। लेकिन आपके लिए एक मज़ेदार बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये केमिकल बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी के अरेंज मैरिज की तरह ही है। कैसे, इस चीज़ को हम समझते हैं और आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे। चलिए केमिकल बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड आखिर होते कितने तरह के हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूं कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो उनका कैटेगराइजेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपको हेडिंग देता हूँ केमिकल बॉन्ड, और यहाँ पे जो टाइप्स आपको पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला जो बॉन्ड का टाइप आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बेटा आयनिक बॉन्ड। हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। दूसरा बॉन्ड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड जो हम टेकअप करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑफ कोर्स इस पे आगे चल के आपको क्लास 12 में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके लिए इतना बहुत है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा जो हम टाइप देखेंगे वो हम देखेंगे मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं जिनको हम आगे टेकअप करेंगे। तो आइए आयनिक बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी कहीं पे इन्वॉल्व है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर कहीं पे आता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होने के चांसेस अवेलेबल है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, ये शायद इसका पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों होना चाहिए। मतलब एक स्पीसीज आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी, और दूसरी स्पीसीज क्या करेगी, उसको गेन करेगी। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर इस चीज़ को हम समझें कि इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, वो कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जिनको ये फॉलो करके इस चीज़ को टेकअप करती हैं, तो हम हेडिंग दे देते हैं फेवरेबल कंडीशंस। और फेवरेबल कंडीशन इसके लिए जो बेटा सबसे पहली हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि किसी एक एटम के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि किसी एक एटम के पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ तीसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। मतलब हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि देयर शुड बी हाई लैटिस एनर्जी। यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, काफ़ी हाई होनी चाहिए। इस चीज़ को हम लोग आगे इस चैप्टर में टेकअप करेंगे। ठीक है, अब इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हेडिंग हम दे देते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर हमको नज़र आती हैं वो ये हैं कि ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, चाहे वो कंडीशन मोल्टेन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो या डिसॉल्व फेज में, हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। ये सॉलिड मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन कैरेक्टर शो करते हैं। इसके साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट। और साथ ही साथ इनका रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। मतलब अगर ये कहीं पे प्रेजेंट हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो रिएक्शन कहीं से भी स्लो नहीं होने वाले, वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन होंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट हम लोग जो इसमें टेकअप करेंगे वो इसका हम ये टेकअप करेंगे कि इसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट हमको देखने हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके फॉर्मेशन को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला फैक्टर हमारे सामने निकल के आता है जिनको हम डिस्टॉर्शन फैक्टर बोलते हैं। तो डिस्टॉर्ट ये दो चीज़ों से होती हैं बेटा सबसे ज़्यादा। पहला है ये पोलराइजिंग पावर, जिसको कि आप लोग फैजान्स रूल में भी पढ़ चुके होंगे, पोलराइजिंग पावर। और सेकंड जो हम फैक्टर देखते हैं वो हम देखते हैं इसकी पोलराइजेबिलिटी।
मतलब कि एक जो पोलराइज करता है और दूसरा जो पोलराइज होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। और लास्ट में जब हम इन सारी कंडीशंस को कंपेयर करेंगे बाकी अदर बॉन्ड से, तो हम एक एक का कंपैरिजन एक एक के सामने लिखते जाते हैं। जैसा कि हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था कि हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रोवैलेंसी को कंसीडर कर रहे थे, उसी तरीके से अगर हम कोवेलेंट में बात करेंगे तो हम यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब एक एटम ये एक एटम ये, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोवैलेंसी एग्जिस्ट करती है, न कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ऐसा हम नहीं करते, हम दो एटम्स के बीच में लॉस और गेन का गेम नहीं खेलते। हम यहाँ पे देखते हैं कोवैलेंसी। रियल मामले में ये एक शादी है जहाँ पे दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर रहते हैं। अब अगर इसके बारे में हम बात करें इनकी फेवरेबल कंडीशंस के बारे में, तो फेवरेबल कंडीशंस के बारे में समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि इनकी फेवरेबल कंडीशन में 3, 4, 5 से लेके 6 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब अगर इनके पास इतने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इनके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। और जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनकी हम देखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम ये देखते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली लो होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो माना जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से बाकी भी ढेर सारी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी क्या होती हैं, बहुत इफ़ेक्ट होती हैं। क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जनरली दे आर लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आप एक फैक्टर और देखे थे गुड इलेक्ट्रोलाइट का, वो चीज़ यहाँ पर नहीं पाई जाती। मतलब अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, दे आर मोस्टली पुअर कंडक्टर, दे आर मोस्टली पुअर कंडक्टर। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो लॉस और गेन का गेम खेल रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या है, शेयर्ड कंडीशन में है, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। दे आर मोस्टली पुअर कंडक्टर्स। इज इट ओके? और जो थ्योरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर, वो सबसे फेमस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और उसके बाद आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं जो कि हमको इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़नी है। याद रखिए कि ये जो लेसन मैं आपको दे रहा हूँ अभी, ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ये कोई बहुत हाई फंडा नहीं है। ये वही सब कुछ है जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको क्लास 11th के सिलेबस से यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनके डिस्टॉर्शन की बात करें तो इनका डिस्टॉर्शन जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है वो हमको नज़र आता है डाइपोल मोमेंट की वजह से, या कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होता है उसकी वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पे इसको इनकाउंटर करना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ मूव करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हमको जाननी है। पहला लीविस एसिड और दूसरा लीविस बेस। अगर लीविस एसिड और लीविस बेस प्रेजेंट हैं तो ये स्पीसीज कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। मतलब अगर एक लीविस एसिड प्रेजेंट है और दूसरा लीविस बेस प्रेजेंट है तो ये स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये लीविस एसिड और लीविस बेस क्या हैं? तो लीविस एसिड का मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहती है, और लीविस बेस का मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है। तो अगर दो डोनर एक्सेप्टर एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप आगे चल के पढ़ेंगे, Fe(CN6)4-। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं मेटालिक बॉन्ड की बात करूं तो मेटालिक बॉन्ड का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, मतलब अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलकर हमेशा मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों स्पीसीज मिलकर मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक आयरन दूसरा आयरन, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब इनके बाद जब केमिकल बॉन्डिंग को हमने पूरी तरीके से देख लिया है, जिसमें हमने 4 तरह के टाइप्स पढ़ लिए, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लिया और मेटालिक के बारे में पढ़ लिया। तो
अब जो हम टॉपिक टेकअप करेंगे वो हम टेकअप करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि हमको यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस पढ़नी है। तो हम नीचे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी है। इस चैप्टर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि स्पेशली दो तरह की होती हैं, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। उसके बारे में मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। इंटर और इंट्रा, इंटर का मतलब जहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज इन्वॉल्व हों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और इंट्रा का मतलब जहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। दूसरा आपको पढ़ना है वॉन डर वाल इंटरेक्शन, वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आयन और डाइपोल इंटरेक्शन, और चौथा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसी चैप्टर में टेकअप करना है। और इसके अलावा कुछ टिपिकल टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम आगे चल के टेकअप कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे फेमस है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके अलावा हम बैक बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। आपने शायद कोटा फैक्ट्री देखी होगी सीरीज़, कोटा फैक्ट्री में बैक बॉन्डिंग के बारे में बहुत ढेर सारी बात हुई थी इनऑर्गेनिक के ऊपर कि इसको रट लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको रटना कुछ नहीं है, हम सब कुछ समझेंगे और थ्रू प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपको रटने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज वी आर विथ यू। नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड के बारे में भी पूरा एपिसोड है, उसके ऊपर भी पूरा एक एपिसोड बना हुआ है जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री में। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में टेकअप करेंगे और हम इस चैप्टर में इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे और इनको डिटेल में ये कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे शादी के एक सिंपल कॉन्सेप्ट को हम केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो फिनोमेनन एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्डिंग करने में शो करता है, उसी तरीके से दो पर्सन भी एक दूसरे के साथ शादी के सारे रिलेशंस निभाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में, जो कि है शादी के फंडे। अरे शादी के फंडे नहीं, केमिकल बॉन्ड्स के फंडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।